आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रॉब्लम 3, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हेन एक्वायरिंग एसोसिएट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि एसोसिएट कंपनी किस कंपनी को हम कहते हैं। तो एसोसिएट कंपनी कोई भी कंपनी होती है इन विच अनदर कंपनी के जिसमें कोई और कंपनी ओन्स सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ऑर्डिनरी शेयर, यानी एक कंपनी जिस कंपनी के अंदर कोई और कंपनी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ शेयर्स परचेज कर ले, तो वो कंपनी जिसके शेयर्स परचेज किए जा रहे हों वो एसोसिएट होती है दूसरी कंपनी की। और सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हम कहते हैं कि 20% प्लस टू 50% शेयर्स, यानी 20% से ज़्यादा शेयर्स परचेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 50% तक शेयर्स परचेज किए जाए, तो उसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। इसको हम यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हम अज्यूम करें कि एक पेपर लिमिटेड है एक कंपनी और दूसरी कंपनी जो है वो मून लिमिटेड है। अब पेपर लिमिटेड होल्ड्स 30% शेयर्स ऑफ मून लिमिटेड। अगर पेपर लिमिटेड ने मून लिमिटेड के 30% ऑर्डिनरी शेयर्स परचेज किए हुए हैं तो ये मून लिमिटेड जो है वो पेपर लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी होगी। तो इसको हम यहाँ पर साथ में लिख देते हैं कि मून लिमिटेड इज एसोसिएट कंपनी ऑफ पेपर लिमिटेड। जो हमारा टॉपिक है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हेन एक्वायरिंग एसोसिएट। इसका मतलब है कि अगर एक कंपनी ने एसोसिएट परचेज की हुई है, यानी उसकी कोई ना कोई कंपनी एसोसिएट है और वो कंपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, तो किस तरह वो इस एसोसिएट कंपनी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डील करेगी। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिख रहे हैं कि एसोसिएट कंपनी कैन नॉट बी कंसोलिडेटेड, यानी ये पेपर लिमिटेड इस मून लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और पेपर लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम कंसोलिडेट नहीं कर सकते। लेकिन इससे पिछली वीडियोस के अंदर हमने देखा कि अगर कोई कंपनी हमारी जो वो सब्सिडरी कंपनी हो, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि यही पेपर लिमिटेड है, ये पेरेंट कंपनी है और कोई और कंपनी है यानी सन लिमिटेड है जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है। और सब्सिडरी कंपनी कब बनती है? जब 50% से भी ज़्यादा शेयर होल्डिंग हो। तो जब पेरेंट कंपनी की कोई ना कोई सब्सिडरी कंपनी हो तो फिर जो पेरेंट कंपनी है उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं। लेकिन अगर पेरेंट कंपनी की सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई कंपनी एसोसिएट हो तो फिर उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाना पड़ती। तो जैसा कि ऊपर भी हमने कहा कि पेपर लिमिटेड ने अगर मून लिमिटेड को परचेज किया हुआ और उसके 30% शेयर्स परचेज किए हुए हैं, तो अब पेपर लिमिटेड के लिए जो सन लिमिटेड है वो उसकी सब्सिडरी कंपनी है, क्योंकि इसके अंदर उसने 50% से ज़्यादा शेयर्स परचेज किए हुए हैं। और मून लिमिटेड इसकी एसोसिएट कंपनी है क्योंकि इसने 20% से ज़्यादा लेके 50% तक यानी जो 30% शेयर्स हैं वो इसके परचेज किए हुए हैं। अब हम देखेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी अब पेपर लिमिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी एक कंपनी सब्सिडरी कंपनी है जो कि सन लिमिटेड है, उसकी वजह से उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना पड़ेंगी, जिसको मैं यहाँ पर साथ में लिख रहा हूँ कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेंगी। अब हम देखेंगे कि ये जब पेपर लिमिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी तो इसकी जो कंपनी एसोसिएट कंपनी है यानी मून लिमिटेड है उसको इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कैसे उसको रिकॉर्ड करेगी। यानी कि अब हम सीखने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर एसोसिएट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ पर जो एफ एस है इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। जिस मेथड को यूज करते हुए हम एसोसिएट को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं उसको हम इक्विटी मेथड कहते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि हमने क्या करना है जी, हमने यूज करना है इक्विटी मेथड। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि इक्विटी मेथड क्या है। इक्विटी मेथड कहता है कि ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन इन्वेस्टमेंट इज रिकॉर्डेड एट कास्ट, यानी जिस तरह हम अपनी एग्जांपल से समझे कि जो हमने यहाँ पर 30% शेयर्स परचेज किए थे पेपर लिमिटेड ने मून लिमिटेड के, तो जितने पैसों के उसने परचेज किए थे उतने पैसों से ये एक एसेट बनाएगी जिसको हमने लिखना है जी इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट। और एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं, तो यहाँ पर हमने उसको डेबिट कर दिया। अब ये शेयर्स परचेज करने के लिए हमने पैसे दिए होंगे पेपर लिमिटेड ने, तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा और इस तरह जो इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट है वो हमारा एसेट बनेगी जो कि हमारी बैलेंस शीट में शो होगा। अब उसके बाद क्या होगा कि टू रिकॉर्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, कि जब एसोसिएट कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उसमें से जो पेरेंट कंपनी यानी जो पेपर लिमिटेड है उसका जितना शेयर बनता है
वो पेपर लिमिटेड अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगी, यानी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करेगी, तो किस तरह के इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जो है वो डेबिट हो जाएगा, यानी जितनी भी प्रॉफिट आएगा एसोसिएट कंपनी से उतनी अमाउंट से हम अपनी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है उसको ज़्यादा कर देंगे। इस वजह से इस एसेट को हम मज़ीद डेबिट करेंगे और ये जो प्रॉफिट आएगा वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगा, यानी ये हमारी इनकम होगी। और जब एसोसिएट कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो जितना डिविडेंड हमें मिलेगा उससे हम अपने कैश को, क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा होगा तो कैश को हम डेबिट कर लेंगे और उतनी अमाउंट से अब हमारी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जो है वो कम हो जाएगी। यानी जब प्रॉफिट हुआ था तो हमने अपना एसेट इंक्रीज किया था, अब उसी प्रॉफिट में से जितना हमें अमाउंट यानी कैश इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड मिल गया है तो उतनी अमाउंट से अब हमारा ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वाला एसेट क्रेडिट हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जिस तरह हम कह रहे थे कि पेपर लिमिटेड ने 30% शेयर्स परचेज किए हुए हैं, तो अगर इन शेयर्स की वैल्यू कम हो जाती है मार्केट के अंदर तो इसको हम एम्पेयरमेंट कहेंगे। तो इस एम्पेयरमेंट की वजह से अगर नुकसान होता है तो वो भी हमारा नुकसान को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे और उतनी अमाउंट से हमारी जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है वो कम हो जाएगी, यानी हम उसे क्रेडिट कर देंगे। तो जैसा कि आज की वीडियो का जो हमारी का जो टाइटल है उसके अंदर हमने लिखा हुआ है, तो जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होती हैं उनके अंदर ये दो स्टेटमेंट्स भी इंक्लूड होती हैं, जो कि एक हमारी इनकम स्टेटमेंट है और दूसरी हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है जब हमारे पास एक हमारी एसोसिएट कंपनी भी हो। इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे। हमारी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन है जिसको हम देख रहे हैं, बिलो द स्टेटमेंट्स ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम of paper limited and its subsidiary and associated company for the year ended 31st December 2018। ये वही कंपनीज है जो कि हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि पेपर लिमिटेड है, उसके बाद एक सन लिमिटेड है और तीसरी जो है हमारे पास मून लिमिटेड है। और इनकी जो हमें इनकम स्टेटमेंट्स दी हुई है, इनकम स्टेटमेंट हमें बताती है कि किस कंपनी का कितना प्रॉफिट है एक साल का। ये जो है 2018 की अगर इनकम स्टेटमेंट्स है तो पेपर लिमिटेड ने 2018 के अंदर 100,000 का प्रॉफिट कमाया है, इसी तरह 13,000 का प्रॉफिट जो है वो कमाया है जी सन लिमिटेड ने, और मून लिमिटेड ने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो 20,000 है। अब ये हमें क्वेश्चन की फर्दर इंफॉर्मेशन बताएगी कि पेपर लिमिटेड पेरेंट है और कौन सी कंपनी इसकी सब्सिडरी कंपनी है या कौन सी कंपनी इसकी एसोसिएट कंपनी है। तो यहाँ पर हम फर्दर देखते हैं कि पेपर लिमिटेड एक्वायर्ड 45,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इन सन लिमिटेड अ नंबर ऑफ ईयर्स अगो, यानी कुछ साल पहले 4500 शेयर्स पेपर लिमिटेड ने सन लिमिटेड के परचेज किए। इसका मतलब है कि पेपर लिमिटेड पेरेंट कंपनी है। सन लिमिटेड हैज़ 5,000 रुपीज़ 10 ऑर्डिनरी शेयर्स, यानी 5,000 टोटल उसके शेयर्स है, जिसमें से 4,500 शेयर्स परचेज कर लिए हैं किसने, पेपर लिमिटेड ने। तो यहाँ पर अगर हम इन परसेंटेज निकालें कि कितने परसेंट इसने शेयर्स परचेज किए तो 4,500 डिवाइडेड बाय 5,000 जितने शेयर्स टोटल है इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इन टर्म ऑफ परसेंटेज आ जाएंगे तो ये 90% जो है वो हमारी शेयर होल्डिंग है सन लिमिटेड के अंदर। इस तरह हम देख सकते हैं पेपर लिमिटेड एक्वायर्ड 6,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इन मून लिमिटेड। अब पेपर लिमिटेड ने मून लिमिटेड के अंदर भी शेयर्स परचेज किए हैं और वो 6,000 शेयर्स हैं। मून लिमिटेड हैज़ 20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स, तो अब 6,000 शेयर्स परचेज किए हैं पेपर लिमिटेड ने। टोटल जो परचेज हैं उनको डिवाइडेड बाय करेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से ताकि वो परसेंटेज में आ जाए। तो 30% जो है वो पेपर लिमिटेड ने मून लिमिटेड के शेयर्स परचेज किए हुए हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि बिटवीन 20 to 50% अगर शेयर होल्डिंग हो तो वो कंपनी एसोसिएट कंपनी होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पेपर लिमिटेड जो है वो के लिए मून लिमिटेड जो है वो एसोसिएट कंपनी है और यहाँ पर 50% से अबव शेयर होल्डिंग है तो ये सन लिमिटेड पेपर लिमिटेड के लिए पेरेंट कंपनी है। तो यहाँ तक जितनी भी हमने डिस्कशन की इसके लिए हमने एक वर्किंग की और जिसके अंदर हमने ग्रुप स्ट्रक्चर शो कर दिया है। वो हम देख सकते हैं कि वर्किंग 1 में हम देख रहे हैं कि पेपर लिमिटेड पेरेंट कंपनी है और सन लिमिटेड के अंदर इसने 90% शेयर्स परचेज किए हैं और इसी तरह पेपर लिमिटेड पेरेंट कंपनी है और जिसकी एक एसोसिएट कंपनी है जिसके अंदर उसने 30% शेयर्स परचेज किए हुए हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन देखें तो ड्यूरिंग द ईयर मून लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू पेपर लिमिटेड, यानी जो एसोसिएट कंपनी है उसने अपनी पेरेंट कंपनी को चीज़ें सेल की 28,000 रुपए की। पेपर लिमिटेड स्टिल होल्ड्स सम ऑफ दीज गुड्स इन इन्वेंट्री एट द ईयर एंड द प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूडेड इन दीज रिमेनिंग गुड्स इज
2000, यानी जो चीज़ें पेपर लिमिटेड ने परचेज की थी उसमें से कुछ अभी तक इसके पास ये हैं जिनके अंदर जो प्रॉफिट एलिमेंट शामिल है वो 2000 रुपए का है। ये वो प्रॉफिट एलिमेंट है जो कि मून लिमिटेड ने पेपर लिमिटेड से अर्न किया है, यानी अपनी पेरेंट कंपनी से उसने कितना प्रॉफिट कमाया हुआ था 2000 रुपए, वो उस स्टॉक के अंदर इंक्लूड है जो कि अभी तक पेपर लिमिटेड के पास ही है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आर वैल्यूड यूजिंग द फेयर वैल्यू मेथड। जो एनसीआई होता है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये हमने पिछली वीडियोस के अंदर भी देखा कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होता है। तो यहाँ पर हम कह रहे थे कि सन लिमिटेड के अंदर अगर 90% शेयर जो पेपर लिमिटेड के हैं तो टोटल 100% शेयर में से 90 को हम लेस कर दें तो 10% और लोगों के पास ये जो शेयर्स हैं ये हमारे लिए एनसीआई होगी। गुडविल एंड द इन्वेस्टमेंट इन द एसोसिएट वर इम्पेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द ईयर एज फॉलोज। गुडविल भी एम्पेयर हुई। अब जो हमारी सन लिमिटेड है उसके लिए जो गुडविल एम्पेयर हुई है, और मून लिमिटेड के अंदर जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट हमारी 2000 रुपए से एम्पेयर हुई है, जो कि हमने यहाँ पर एंट्रीज के अंदर देखा था कि एम्पेयरमेंट को हमने कैसे रिकॉर्ड करना है। और हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम फॉर पेपर लिमिटेड इंक्लूडिंग द रिजल्ट्स ऑफ इट्स एसोसिएटेड कंपनी। यानी ये अब कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाएगी पेपर लिमिटेड क्योंकि इसकी एक कंपनी सब्सिडरी है, और जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी इस सब्सिडरी के साथ मिलके तो जो मून लिमिटेड जो इसकी एसोसिएट कंपनी है उसको उसने किस तरह इस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर यानी इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड करना है, वो ही आज इस वीडियो के अंदर हम सीख रहे हैं। तो जो कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे हम वो पेपर लिमिटेड के लिए, क्योंकि ये पेरेंट कंपनी है, ऊपर हमने टाइटल दे दिया कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, ईयर हमारा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 है, यहाँ पर हमारा रुपीज़ वाला कॉलम है। तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहला हमारा जो आइटम होता है वो रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू मैंने यहाँ पर लिखा। अब रेवेन्यू हमने कंसल्टेशन करनी है तो रेवेन्यू जो है वो पेपर लिमिटेड की और सब्सिडरी लिमिटेड इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे, लेकिन मून लिमिटेड की जो है रेवेन्यू हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, जिस तरह का हमने यहाँ पर पहले देखा था कि एसोसिएट कंपनी कैन नॉट बी कंसोलिडेटेड। तो इसका मतलब है कि दो कंपनीज कंसोलिडेट हो रही हैं, एक पेपर लिमिटेड और दूसरी सन लिमिटेड जो इसकी सब्सिडरी है। एसोसिएट को हम कंसोलिडेट नहीं कर रहे, तो सन लिमिटेड और जो पेरेंट कंपनी है हमारी उसका जो प्रॉफिट है रेवेन्यू है उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं दो कंपनीज का, तो ये जो है हमारे पास बन जाता है टोटल 485 रुपीज़। इसी तरह कास्ट ऑफ गुड सोल्ड भी 185 और 60 को हमने यहाँ पर ऐड करके लिखना है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कास्ट ऑफ सेल्स को, और ये टोटल अमाउंट हमारी बन जाएगी 245। और यहाँ तक अब हमारा ग्रास प्रॉफिट आ गया है, यानी इसको हम यहाँ पर ले तो 240 रुपीज़ हमारा ग्रास प्रॉफिट है। इससे अगली वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि ये फर्दर इनकम स्टेटमेंट हम जो है वो कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट हम कैसे बनाते हैं।